तो हेलो देवियों और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और जहाँ से भी मौका मिल रहा है वहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू कर रखे होंगे। तो हमने जो सीरीज के लिए मैं बोला था, कल कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, पहले शॉर्ट वीडियो के लिए बोला था पर उस आइडिया को मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया। स्किप नहीं कह सकते, रिनोवेट कर दिया मैंने कि 3 डेज सीरीज कर दी। हॉर्टिकल्चर का तो हमने 1 डे कर लिया था। तो शुरू करते हैं, आज देखते हैं। थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर 3 डेज चैलेंज सोइल साइंस कंप्लीट कोर्स। तो आज है अपना डे फर्स्ट, मतलब क्लास फर्स्ट। तो देखो सोइल साइंस में अपन क्या क्या कर सकते हैं और इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक बार सिलेबस की बाद में बात करूँगा, थोड़ा सा मैं अदर चीज़ें बता देता हूँ, है ना। इससे पहले मैं हॉर्टिकल्चर का 1 शॉट करवा चुका हूँ, तो जिन्होंने पहले तो वो नहीं देखा वो जाके देख लो। इसका 1 शॉट क्यों नहीं करवाया वो भी बता देता हूँ, क्योंकि सोइल हॉर्टिकल्चर की इससे पहले मैंने जैसे 13 लेक्चर थे, उनमें से 10 लेक्चर अलग से करवा दिए थे। तो फिर एक लेक्चर में करवाना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बच्चों के लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में कॉन्सेप्ट जो समझने थे ना, वो समझने वाले टॉपिक्स बहुत कम थे, अपने याद करने वाले ज़्यादा थे। जैसे बॉटनिकल नेम हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गए, ओरिजिन हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे ड्रूप, खाने वाले भाग के आधार पे, पकने के आधार पे, फलाना ढिमका, 10-10 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, मोनोकोट, डाइकोट, फलाना ढिमका। तो याद करने का ज़्यादा था। सोइल साइंस में क्या कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, एक क्लास में अगर कवर करना का सोचते हैं ना अपन, तो बहुत सारे बच्चों के तो ये दिमाग है ना इसके ऊपर से चली जाती इधर से। अब 3 क्लास में है ना, इस तरीके से अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब मेहनत ही कर रहे हैं ना तो इस तरीके से करेगी, मज़ा आना चाहिए, मेरे को भी आपको भी। तो शुरू करते हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखी है वो देख लो। और आज फर्स्ट डे है अपना। ये आपका सब्जेक्ट का सिलेबस में एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या अपन पढ़ सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट कोड है, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत। क्या होता है बेटा? आधारभूत, या कह सकते हैं अपन इनको सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत या मौलिक सिद्धांत अपन कह सकते हैं। और वो किसके? सोइल साइंस बोले तो मृदा विज्ञान। 3 क्रेडिट आपकी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो अगर आपको लिखना आता है और पढ़ रहे हो। थोड़ी सी भी 20% भी दिमाग अगर आप लगा रहे हो ना इस क्लास को देखने के बाद, तो आराम से अच्छा स्कोर आप कर लोगे। बात करते हैं टॉपिक्स की अपन। तो देखो ऑल इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है, सर हम इस यूनिवर्सिटी से हैं, देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। अरे भाई यूजीसी अप्रूव जो भी है ना उनमें सेम सिलेबस है। सिलेबस में टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं, मतलब जो लेक्चर है ना उनका शेड्यूल चेंज हो सकता है। 9वां टॉपिक है वो आपको 14वें पे मिल गया, 17वां है वो पहले पे मिल गया, बाकी चीज़ें यही रहने वाली है। और चीज़ें क्या हैं इन 21 टॉपिक में, यहाँ पे बात करेंगे तो 21 बहुत बड़े लग रहे हैं, पर मैंने इनको पढ़ना क्या है वो चीज़ बता देता हूँ मैं। भाई अपन सोइल के बारे में क्या पढ़ सकते हैं? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज सोइल। सोइल क्या है, कहाँ से शब्द आया, इसका क्या मतलब होता है। फिर देख लो ये रो, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी कॉन्सेप्ट। उसके बाद में पढ़ेंगे पेडोलॉजी एंड एडाफोलॉजी कॉन्सेप्ट। उसके बाद में पढ़ेंगे सोइल जेनेसिस, सोइल का निर्माण कैसे हुआ। पहले तो उसके बारे में जान लिए, फिर देखेंगे उसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण कैसे हुआ? वेदरिंग फॉर रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, वेदरिंग फॉर रॉक्स एंड मिनरल्स, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल जो हैं वो तीनों पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन सोइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, फिर इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से घटक या अवयव होते हैं। फिर सोइल फिजिक्स पढ़ेंगे। अब ऐसे तो 21 टॉपिक है, इनको सीधा सा भाषा में बात करें तो ये रहे आपके टॉपिक, देख लो 3 क्लास में ये पढ़ने वाले हैं अपन। यही है, इसमें पूरी सोइल साइंस हो जाए आपकी। सोइल प्लस पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी कॉन्सेप्ट, सोइल जेनेसिस, मृदा का निर्माण के कारक, मृदा परिच्छेदिका बोले तो सोइल प्रोफाइल, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़नी है, बुल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी, सोइल कलर, सोइल वाटर एंड पीएच, और जो इंडियन सोइल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन और आयन विनिमय। ये कंप्लीट कोर्स है, 3 क्लास में करेंगे, पहली क्लास है। तो माँ शारदे का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। बेसिक्स 0 टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही प्रॉपर उनके लिए सीरीज है, बाकी काम ही है ना आपके एमएससी तक आने वाली है, कोई भी एग्जाम दोगे ना वहाँ तक आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं भाई। ये लो, सबसे पहले डेफिनेशन से बात करूंगा, शब्द की बात बाद में करूंगा मैं, कहाँ से आया, क्यों आया, किसने दिया, कौन फादर है। पहले डेफिनेशन की बात करूंगा, समझाना चाहूँगा मैं आपको। तो सोइल या मृदा किसे कहते हैं? देखो, मृदा एक त्रिविमीय पिंड है, 3 डायमेंशियल बॉडी है। मृदा क्या है? एक 3 डायमेंशियल, डायमेंशियल का मतलब समझते हो, आवाम या माप जिसको अपन कह सकते हैं। मृदा की 3 मापें होती है, 3 डायमेंशियल त्रिविमीय बॉडी है, जिसमें अपन कह सकते हैं लाइक लंबाई, लेंथ, ठीक है, चौड़ाई और गहराई वाला गतिशील प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। 2 शब्द मैंने यहाँ से उठाए कि सोइल इज ए
3 डायमेंशियल नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी का मतलब समझ रहे हो, प्राकृतिक। सोइल को कोई भी आर्टिफिशियल रूप से तैयार नहीं कर सकता है। मैं अगर आपको कहूँ कि बेटा आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मेरे को बताओ, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आप मेरे को इतनी सी मृदा बना के ला के दे दो, इतनी सी सोइल, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यह संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसको आर्टिफिशियल रूप से लैब में बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? उसके पीछे भी रीजन है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, मृदा एक त्रिविमीय है, लंबाई चौड़ाई गहराई वाला गतिशील प्राकृतिक पिंड है जो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित होता है। किस पे? अर्थ सरफेस पे उपस्थित रहता है। ये तो हो गई 11वीं के हिसाब से आपकी डेफिनेशन। अब देखते हैं भाई मेरे इंग्लिश मीडियम वाले भाई बंधुओं के लिए। देखो, क्लासेज जो है अपनी हिंदी इंग्लिश बोथ मिक्स में रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जाते अगर डायरेक्ट सारी इंग्लिश पढ़ाने लग गया तो वैसे आपके मोए मोए हो जाएगा, और पूरी हिंदी पढ़ाया तो थोड़ा सा आपका वीक रह जाएगा। इसलिए अपन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें देखते हैं। डेफिनेशन देखो, सोइल इज ए कॉन्सिडर्ड, सोइल इज ए कॉन्सिडर्ड एज ए नेचुरल बॉडी, वही शब्द आ गया नेचुरल बॉडी, एंड एन इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। शब्द को समझना, सोइल इज ए कॉन्सिडर्ड एज ए नेचुरल बॉडी। प्राकृतिक पिंड क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि आर्टिफिशियल रूप से नहीं बना सकते। और जब सोइल बनती है तो क्या क्या होता है, अभी नीचे वाले डेफिनेशन में वो भी देखेंगे। चलो यहाँ तक मेरे को समझ में आएगी कि नेचुरल बॉडी है और क्या करती है, इंपॉर्टेंट मीडियम है। क्या है? माध्यम है। कौन सा माध्यम है? महत्वपूर्ण माध्यम है। किसके लिए? फॉर प्लांट ग्रोथ्स, पादपों की वृद्धि के लिए। पादपों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मीडियम है। चलो यहाँ तक खत्म। अब आगे देखते हैं समझने लायक चीज़ें, और मज़ा जो आएगा ना एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। जैसे लड़कियाँ व्रत करती है और कहानी पढ़ती है ना, सुनती है कोई कौन सी माता की पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनते हो, तो वो उसे कहानी की तरह मज़ा आएगा आपको, राजा रानी की कहानी की तरह। सोइल है क्या साल, है ना। तो मृदा वह प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। मृदा क्या है? वह प्राकृतिक मतलब नेचुरल बॉडी है, परिवर्तनशील मतलब चेंजेबल, चेंजेबल बॉडी है। चेंजेबल का मतलब समझ लो, प्राकृतिक तो मैंने समझा दिया, चेंजेबल ऐसे है हर जगह एक जैसी नहीं है। अगर बात करूं मैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर भी जैसे बाड़मेर ज़िले में अलग सोइल मिलेगी, जयपुर में अलग मिलेगी, सीकर में अलग मिलेगी। बात करें अगर थोड़ा सा अपन भारत की, ठीक है, थोड़े बड़े लेवल पे, तो जैसे गुजरात है वहाँ पे अलग सोइल है, राजस्थान में अलग सोइल है, जम्मू में अलग सोइल है, ठीक है। और ऐसे ही अपन दूसरे राज्यों में जाएंगे, महाराष्ट्र में अलग प्रकार की मृदाएं अपने को मिलेगी। तो नेचुरल तो है, अपने आप बनी थी, पर हर जगह की क्या है? अलग अलग है, विभिन्नताओं भरी मृदाएं हैं। तभी तो हमने इंडियन सोइल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन, उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस शब्द को समझो, मैं डेफिनेशन पे इतना जोर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये याद रह गई ना तो आपको रटने की चीज़ें नहीं लोड लेना पड़ेगा दिमाग पे, है ना। तो मृदा वह प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, कार्बनिक पदार्थ बोले तो आपके कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर व खनिज पदार्थ, मतलब मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स, कार्बनिक पदार्थ व खनिज पदार्थों के अपक्षय बोले तो क्या होता है? वेदरिंग। जब ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स का वेदरिंग हुई, अपक्षय हुआ, ये टूटे फूटे घिसे और इनसे ये चीज़ें बनी, ठीक है। मृदा वह प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन व खनिज पदार्थों के अपक्षय द्वारा धरातल को मतलब सरफेस को, धरातल को एक पतली परत के रूप में ढके हुए, एक पतली जो परत है उसके रूप में ढके हुए है, जिसमें उचित मात्रा में जल, वायु व पोषक तत्व मिलने पर पौधों के लिए पोषण का कार्य करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझना। ऑर्गेनिक मैटर था, मिनरल्स थे, इनका क्या हुआ? वेदरिंग वगैरह हुई। और वेदरिंग कब हुई? अब मैंने कहा था सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, जब बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब कहानियाँ तो ऐसे कि पृथ्वी उलट पुलट हुई थी, तो उलट पुलट हुई थी तो भी वही बात है, चट्टानें नीचे चली गई, और नीचे गई तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाव था, और बहुत ज़्यादा लावा जो होता है ना, ज्वालामुखी फटे, तभी तो ऐसा कुछ हुआ। तो जब बहुत ज़्यादा ताप और बहुत ज़्यादा दाब के कारण और एक लंबे समय अंतराल के बाद मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इस सरफेस पे पतली परत के रूप में है। और अगर इसमें क्या क्या दे दूं मैं? नमी, ये शब्द याद रखना, जल, वायु और पोषक तत्व अगर मिल जाए तो पौधों के लिए पोषण का या उगने का जो माध्यम है उसका कार्य करती है सोइल, राइट। अब देखो 1 इंच मृदा के निर्माण में लगभग 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। 1 इंच जो मृदा है ना, 1 इंच
वो मृदा बनने में लगभग 800 से 1000 साल का समय लगता है। 800 से 1000 साल, आप सोच सकते हो कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया ये। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उच्च दाब उच्च ताप के कारण बहुत लंबे सालों तक जब खनिज पदार्थों व चट्टानों का अपक्षय हुआ, उससे जो चीज़ बनी उसको सोइल कहेंगे। और सोइल क्या है? धरातल के ऊपर एक पतली परत के रूप में छाए हुए, जिसके अंदर उचित मात्रा में नमी, पानी, पोषक तत्व, हवा ये मिल जाती है। तो ये क्या करती है? पौधों के लिए पोषक का या उगने के लिए मीडियम का कार्य करती है। ये लाइन याद रखना कि 1 इंच मृदा में 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। अब देखो, सोइल इज ए लैटिन वर्ड। सोइल क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। अब मैं थोड़ा सा डीपली जाऊंगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको आउट ऑफ लाइन लेके जाऊंगा मैं, सोइल से हट के थोड़ी चीज़ें, वो इसलिए कि चीज़ें आपको समझ में आए, रटे नहीं। आपके जो शुरू से 11 से रटते आ रहे हो ना, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, सोइल इज फलाना ढीकना, वो रटना नहीं। वो क्यों पढ़ते थे उसके पीछे का रीज़न मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सोइल क्या है? लैटिन भाषा के सोलम से बना हुआ है, SOLUM, सोलम से बना हुआ। और सोलम का अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श। फ्लोर अपन नहीं कहते फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। क्या होता है? फर्श, या अपन कह सकते हैं ग्राउंड या फ्लोर या फर्श, ठीक है। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब बात करते हैं पेडोन क्या होता है। पेडोन, पेडोन क्या है? मृदा की सबसे छोटी इकाई है। मृदा की क्या है? सबसे छोटी इकाई। जैसे जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? लाइक कोशिका, ठीक है। वैसे ही मृदा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पेडोन। क्या है भाई? पेडोन। अब ये शब्द भी आगे आएगा, पेडोन, पेडोलॉजी, इसलिए मैं यहाँ पे बताया हूँ। याद रखना पेडोन वर्ड कहाँ पे आया था। पेडोन इज ए सोइल की सबसे छोटी जो इकाई है ना, वो पेडोन कहलाती है। अब थोड़ा सा मैं आपको हटके लेके चलता हूँ, थोड़ा सा डीपली तो हो जाएगा पर पढ़ने में मजा आएगा आपको, जिंदगी में भूलोगे नहीं कभी, है ना। और हाँ यार, मैं कहना ही भूल गया, क्लास को है ना, जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। लाइक और शेयर, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, सारे एक एक लाइक कर दो और एक एक शेयर कर दो, ठीक है। एक एक लाइक और एक एक शेयर कर दो अभी, तब आगे पढ़ेंगे अपन। एक एक क्या मैं कह रहा हूँ, पूरे ग्रुपों में डाल दो। हॉर्टिकल्चर की जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लो। और कमेंट तो जरूर करोगे, तभी मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने बताया देखो एग्रीकल्चर होता है ना, एग्रीकल्चर की सबको मैंने एक डेफिनेशन बताई थी क्या, कि मनुष्य के द्वारा उसके प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों, मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उसकी प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक, इसको यहां से है ना, अरे यार, मनुष्य के द्वारा उसके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। आवश्यकताओं, अब प्राथमिक आवश्यकताएं क्या क्या है? भोजन, कपड़ा और रहना, राइट। पर प्राकृतिक संसाधन यहां पे क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है भाई? राइट, पहला। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? फोर्थ क्या है? अब देखो कैसे एक दूसरे से संबंधित है ये, राइट। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन, और इनका प्रयोग करते हुए अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, उसको एग्रीकल्चर कहेंगे। और सोइल में हमने एक चीज पढ़ी कि सोइल क्या है? सोइल क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है। अब मेरे को एक चीज बताओ, एग्रीकल्चर में कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की पहली ब्रांच होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है फील्ड मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, या सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन। भाई मृदा का प्रबंधन करते हुए, मृदा का प्रबंधन करते हुए अपने को क्या करना है? फसल का उत्पादन लेना है, फसल का उत्पादन लेना है, राइट। इसमें भी पहला वर्ड मृदा ही आ रहा है। एग्रीकल्चर जब कर रहे हो ना, एग्रीकल्चर की पहली ब्रांच है आपकी एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी का ही तो पार्ट है सोइल साइंस, तो उसमें भी पहला शब्द सोइल ही आ रहा है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एग्रीकल्चर करनी है ना, तो जो प्राइमरी रिसोर्सेज आपके हैं ना, उनमें सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो आपको चाहिए मृदा या सोइल। सेकेंडरी आपको चाहिए उसमें पानी, फिर चाहिए आपको लाइट, फिर चाहिए आपको हवा,
लाइट का मतलब समझ रहे हो, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सेकेंडरी पे आते हैं ये चीजें, ट्रैक्टर, बीज, खाद, उर्वरक, पोषक तत्व, ये सेकेंडरी आते हैं। प्राथमिक जो है ना एग्रीकल्चर करने के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज ही सोइल है। तो सोइल बहुत ही ज्यादा, बिना मृदा के आप कल्पना भी नहीं कर सकते खेती की, ठीक है, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं क्रॉप प्रोडक्शन ले सकता हूं बिना सोइल के। तो सोच लो सोइल कितना इंपॉर्टेंट है। और सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, क्यों कहा है डेफिनेशन में, आप यहां से खुद समझ लो, ठीक है। और सोइल बनती कैसे है, उच्च दबाव, उच्च दाब, उच्च ताप और लंबा समय। लंबा समय पता है ना, 1 इंच मृदा में कितना, 800 से लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे चलते हैं मेरे बेटा, बहुत प्यार से ये चीजें हो गई, डेफिनेशन सबको याद हो गई। सोइल इज कंसीडर्ड एज अ नेचुरल बॉडी एज एन इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। पेडोन सबसे छोटी इकाई हो गई। अब बात आती है सोइल साइंस की ब्रांचेस की। पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी कॉन्सेप्ट भी अपन पढ़ेंगे। क्लास देखता हूँ कितनी क्या हो गई, क्लास 16 मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लंबी क्लास रहेगी, 3 क्लास में खत्म करना है। पर मेरा ये मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी पेपर है तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, ताकि आपको लिखना वो नहीं पड़े, किताब में से रट के गए हो, वो लाइन एक अक्षर भूल गया, बीच का, अब आगे याद ही नहीं आ रहा, वो ना लिखना पड़े आपको। लिखने के लिए अंदर से फील आए, आप जैसे ही पेन पकड़ो, सोइल का पेपर है, आपने चीज़ें देखी, अंदर से लिखने का मन हो रहा है कि यार इसके बारे में ये चीज़ें मैं जानता हूँ, ऐसे ऐसे मृदा का निर्माण होता है, फलाना कॉन्सेप्ट ऐसा था, इसलिए ऐसा कहते हैं, इसलिए ऐसा रखते हैं। असली मज़ा तब है डिग्री करने का, आपका पढ़ने का और एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने का। क्योंकि कल को अगर आप किसी एग्रीकल्चर कंपनी में भी जाते हो ना, प्राइवेट एम्प्लॉय भी बनते हो, तो आपको कोई भी फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट कंपनी में जाते हो ना आप, तो आपको सोइल का तो काम रहेगा ही रहेगा। खेत में जाते ही किसान को यही पूछोगे इसमें किसकी कमी है, कौन सा पोषक तत्व डाला था, फलाना ढिमका, तो बहुत जीरो लेवल से अपने को पढ़ना होगा। बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। पहली ब्रांच है इसके अंदर सोइल फर्टिलिटी। इसको मैंने मेरे हिसाब से बांटा था कि कंफ्यूजन नहीं हो। सोइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरता। इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं अपन, न्यूट्रिएंट्स का मैटर आता है इसमें, फर्टिलाइजर्स इसमें आते हैं, मिनरल्स इसमें आते हैं, और सोइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरता और उत्पादकता, उर्वरता और उत्पादकता, ठीक है, ये इस ब्रांच में पढ़ते हैं। फिर आता है सोइल फिजिक्स, मृदा भौतिकी, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, सोइल डेंसिटी उसके बारे में पढ़ते हैं, मृदा कणों के बारे में पढ़ते हैं, घनत्व के बारे में पढ़ते हैं, आकार के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है सोइल केमिस्ट्री, मृदा रसायन, सोइल केमिस्ट्री। सोइल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, उसके पीएच के बारे में, ह्यूमस के बारे में, अम्लीय, क्षारीय और लवणीय मृदाएं हैं, उनको सुधारना, इनका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो चीज़। फिर आता है सोइल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। इसमें पढ़ेंगे इरोजन, मृदा इरोजन, ठीक है, सोइल इरोजन, मृदा क्षरण, क्षरण के उपाय, रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं। उसके बाद में आता है सोइल माइक्रोबायोलॉजी। क्या आती है, सोइल माइक्रोबायोलॉजी। उसमें पढ़ते हैं कितने जीवाणु हैं, कितने बैक्टीरिया हैं, कितने एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, कितने वायरस हैं, कितने कवक हैं मृदा के अंदर, और किस हिसाब से ये बेस्ट एक्टिविटीज़ करेंगे। ये तो हो गई ब्रांचेस। अब आते हैं अपना मेन चीज़ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है पेडोलॉजी। पेडो, PEDOLOGY। मैंने एक चीज बताया था, पेडोन। पेडोन क्या था, सोइल की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, समझ रहे हो। पेडोलॉजी और पेडोन सेम सेम। तो पेडोलॉजी, पेडोन का मतलब समझो सबसे छोटी इकाई। तो आप खुद दिमाग लगाओगे यार पेडोलॉजी में क्या पढ़ूंगा, सोइल की सबसे मिनिमम जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, उसके बारे में पढ़ूंगा मैं। मतलब सोइल आई कैसे बनी हुई किसी से, राइट। तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में क्या है, पेडोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, पेडोन, PEDON, पेडोन। ये देखो पेडोन प्लस LOGUS, लोगस, ठीक है। पेडोन का मतलब सोइल की सबसे छोटी इकाई या सोइल की यूनिट है, और लोगस का मतलब सबको पता है, टू स्टडी। अब सबसे छोटी इकाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो पेडोलॉजी में, ऐसा नहीं पेडोलॉजी में पेड आ रहा है, पेडो हिंदी में देखो तो आपने लिख दिया कि सोइल और पेडो के बारे में अध्ययन, सोइल और ट्रीज के बारे में अध्ययन, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, वो गलत है। पेडोलॉजी, पेडोन, शब्द को तोड़ो, संधि विच्छेद करो, इसको पेडोलॉजी, पेडोन प्लस लॉजी। पेडोन क्या था, सोइल की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई के बारे में पढ़ेंगे, इसका मतलब कि कहाँ से आई, सबसे छोटी इकाई क्या थी, कैसे हुई, तो समझ रहे हो, सोइल फॉर्मेशन। इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, पेडोलॉजी में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, देखो पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी 2 कॉन्सेप्ट हैं सोइल साइंस के। तो पेडोलॉजी में अपन पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड है पेडोन और लोगस, सोइल की सबसे छोटी यूनिट है। सोइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, मृदा निर्माण कैसे हुआ,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोइल ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, इसकी मैपिंग करेंगे, कौन सी जगह कौन सी मृदाएं हैं। तो पेडोलॉजी समझ गए, पेडोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सोइल का निर्माण, सोइल का क्लासिफिकेशन, सोइल की मैपिंग, सोइल के कैरेक्टर्स, वो सारे किस में पढ़ेंगे, सोइल का ओरिजिन पेडोलॉजी में। अब दूसरी आती है आपकी महत्वपूर्ण टर्म एडेफोलॉजी, EDAPH, एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी में क्या करते हैं, टू स्टडी हाइगर प्लांट्स, रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड सोइल। प्लांट और सोइल के बीच में जो रिलेशन है ना, उसको समझते हैं। यहाँ पे एक देसी ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको, इसमें आ रहा है पेडो, आपको याद रखना इसमें पेड़ कहीं पे भी नहीं है, ये आपका मोए मोए करने के लिए, आपको पागल बनाने के लिए पेड़ का नाम आ रहा है, बाकी इसमें पेड़ नहीं। इसमें पढ़ेंगे क्या, रियल में अपन मृदा की उत्पत्ति के बारे में, उसके निर्माण के बारे में, ठीक है, उसके बारे में। दूसरा शब्द अपने पास आता है क्या, एडेफोलॉजी। इसमें पेड़ कहीं आ रहा नहीं, इसमें एड आ रहा है, एड, एडेफोलॉजी। जबकि एडेफोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, सोइल और प्लांट्स जो हैं उनके बीच में जो बिटवीन रिलेशन है वो पढ़ेंगे। वो रिलेशन क्या क्या हो सकता है भाई, ये मर्दा और ये पौधा, इसके बीच में जो इसके रिलेशन है, संबंध है, तो क्या क्या संबंध हो सकता है, किस प्रकार से ये पानी खींच रहा है, किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। हाइगर प्लांट्स का जो बिटवीन रिलेशन है वो पढ़ेंगे एडेफोलॉजी में। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर कि पेडोलॉजी में पैडोन प्लस लोगस, सोइल फॉर्मेशन, ओरिजिन और क्लासिफिकेशन मैपिंग पढ़ते हैं। एडेफोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सोइल और पादपों के बीच का सह संबंध अपन पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे बेटा, फादर ऑफ सोइल साइंस, फादर ऑफ सोइल साइंस वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव को फादर ऑफ सोइल साइंस कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि फादर ऑफ पेडोलॉजी, तो वो भी वीवी डोकुचेव ही है। फादर ऑफ पेडोलॉजी भी वीवी डोकुचेव है और सोइल साइंस भी वीवी डोकुचेव है। नॉर्मल सी बात है, सबको याद है। फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया, JW लेथर। कौन है, JW लेथर, JW लेथर है। कौन है बेटा, JW लेथर। फादर ऑफ सोइल साइंस वीवी डोकुचेव एंड फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया JW लेथर। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का भी जनक इसको कहा जाता है। बात करें अगर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फादर इंडिया के अंदर, तो वो है JV लिविंग, JV लिविंग, JV लिविंग, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इन इंडिया, JV लिविंग। ठीक है, आगे देखते हैं। फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री, फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री। अब सोइल केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, सोइल pH वगैरह मैंने बताया अभी। ठीक है, सोइल केमिस्ट्री, इसका कौन है, थॉमस वे, थॉमस वे, थॉमस वे। ये अभी याद होना चाहिए आपको फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ये आगे आने वाला है। अब आता है इसमें एक पेट्रोलॉजी, पेट्रियोग्राफी और पेट्रियोलॉजी दो टर्म है। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है चट्टानों का अध्ययन। क्या होता है, स्टडी अबाउट रॉक्स, स्टडी अबाउट रॉक्स, चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोग्राफ होता है चट्टानों की आकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो पेट्रोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन। आगे चलते हैं, अब आएगा समझने का मजा। मैंने बेसिक्स क्लियर कर दिया ना। या आज की जो क्लास है ना, उसमें सारी टर्मिनोलॉजी, समझने की जो चीज़ें हैं ना, समझने के जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको रटा नहीं जाता, इवोपोरेशन, ठीक है, इल्यूवेशन, ये सारे वो आज करवाऊंगा। आगे की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला आपको, है ना। अब देखो फेरोस्लाइस क्या होती है। फेरोस्लाइस होती है 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर की सरफेस सोइल। सरफेस का मतलब समझ रहे हो, अर्थ के ऊपर जो ऊपर की परत है ना, 0 से 15 सेंटीमीटर की, उसको। टॉप लेयर ऑफ 1 हेक्टेयर, टॉप लेयर ऑफ 1 हेक्टेयर, समझे ना, इसको मैं समझाऊंगा। 1 हेक्टेयर में यूनिट विशेष की सरफेस सोइल को फेरोस्लाइस कहते हैं। मैं कहूँ कि ये मेरा 1 हेक्टेयर का खेत है, ये सीमित क्षेत्र की बात करता है, यूनिट विशेष, जैसे 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, ठीक है, कितना भी, समझ रहे हो ना, एक विशेष माप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। 1 हेक्टेयर की मृदा है, 1 हेक्टेयर का खेत है, उसकी फेरोस्लाइस जो कौन सी हो गई, 1 हेक्टेयर के अंदर 0 से 15 सेंटीमीटर की जो सरफेस सोइल है ना, उसको क्या बोलते हैं, फेरोसोइस। और उसका वजन कितना होता है, ये पूछा गया है पीजी के एग्जाम में। इसका वेट होता है 2.24 × 10⁶ kg पर हेक्टेयर। कितना होता है, 2.24 या 2.24 × 10⁶ kg पर हेक्टेयर। इतना वजन है। 10 के आगे 6 का मतलब हो गया 10 जीरो, 6 जीरो, 10 के आगे 6 जीरो, और किससे गुणा करा है, 2.24 से गुणा करना, और जो आएगा वो क्या होता है, इतना वजन होता है। किसके अंदर होता है, फेरोस्लाइस। और फेरोस्लाइस क्या होती है, 1 हेक्टेयर की सरफेस सोइल, सब सरफेस सोइल, जिसको अपन कह सकते हैं 0 से 15 सेंटीमीटर की जो मृदा है, उसको अपन फेरोस्लाइस कहते हैं, राइट। अब आती है मज़ेदार चीज़ें, अब आएगी सोइल कंपोनेंट्स। हमने ये बात कर ली, सोइल इज ए लैटिन वर्ड, फादर ऑफ सोइल साइंस वीवी डोकुचेव, इंडिया वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है।
और उसके बाद में हमने बताया फेरोस्लाइस क्या होती है, पेडोन क्या होता है, पेडोलॉजी क्या होती है, पेट्रोलॉजी क्या होती है, और नेचुरल बॉडी क्यों कहते हैं, आर्टिफिशियल रूप से क्यों नहीं बना सकते, सारी चीज़ें कर ली हमने बात। अब आता है सोइल कंपोनेंट्स, मृदा के घटक या अवयव। तो देखो कोई भी चीज़ होती है तो उसकी 3 फॉर्म होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब मृदा के अंदर द्रव तो है नहीं, लिक्विड तो अभी के लिए तो लिक्विड तो है नहीं, तो क्या मिलेगा अपने को, सॉलिड और गैस। तो गैस को मैं कह सकता हूँ रंध्र, खाली। भाई गैस जहाँ पे भरी होती है अपने को खाली सा ही दिखता है। अभी मैं एनवायरमेंट में खड़ा हूँ, यहाँ पे भी गैस भरी हुई है पर खाली खाली दिख रहा है ना, तो इसको कह सकता हूँ मैं पोरोसिटी, राइट। तो इधर मैंने कर दिया ये चीज़, देखो ये मृदा सोइल हो गई, और सोइल के कंपोनेंट्स में मैंने 2 चीज़ कर दी इधर। क्या, एक तो मैंने कर दिया ठोस भाग, ठोस का मतलब सॉलिड पार्ट। दूसरा मैंने कर दिया रंध्रता। क्या कर दिया बेटा, रंध्रता या पोरोसिटी, पोरोसिटी, राइट। अब देखो दोनों क्या है सोइल का, बेटा बेटी बराबर, मेरी छोरिया क्या छोरों से कम है, वो वाला सीन यहाँ पे आता है। और दोनों 50-50% हो गए, 50-50% हो गए। भाई 50% तो ठोस हो गया और 50% क्या हो गया, पोरोसिटी हो गई। सॉलिड और पोरोसिटी, या अपन कह सकते हैं खालिस्तान या खाली, दोनों चीज़ हो गई। अब इसको मैं थोड़ा सा सही से समझा देता हूँ आपको। खाली पेपर एक ले लेता हूँ मैं, इसको साइड में करके समझा देता हूँ। ध्यान से देखना। सोइल थी, 2 भागों में मैंने इसको बांटा। कंपोनेंट्स की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, फॉर्म के हिसाब से मैंने 2 भागों में बांटा। पहला मैंने बांटा सॉलिड, दूसरा मैंने बांटा पोरोसिटी। इसको बोलूंगा ठोस, इसको बोलूंगा रंध्रावकाश, राइट। अब ठोस में 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं, देखो जो ठोस भाग है ना, कौन कौन से 2 भागों से मिलकर बना हुआ। तो पहला तो होता खनिज, मिनरल्स, खनिज या मिनरल्स। और दूसरा है क्या, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, या मैं कहूँगा ऑर्गेनिक मैटर। अब बात करते हैं ये कितना, 50% हो गया ये, और 50% ये हो गया, 100% हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें बात कर रहा हूँ खनिज पदार्थ, तो कितना रहेगा 45%, 45% क्या है इसमें मिनरल्स है, 45% क्या रहेगा खनिज पदार्थ, और 5% क्या रहेगा ऑर्गेनिक मैटर। ये यहाँ तक समझ में आ गया। भाई ठोस वाला तो इधर का फ्री हो गया मेरा। अब आते हैं मेरे पास रंध्रावकाश वाला। रंध्रावकाश में भी 2 चीज़ रहेगी भाई, 25% तो रहेगा इसमें सोयल, एयर, एयर मतलब हवा 25, और 25% क्या रहेगा सोइल, वाटर, राइट। अब इसको इधर समझो, ये सोइल है, ये मैंने इसको बांट दिया 2 भागों में, 50 और 50, 50%, 50%, राइट। 50% मैंने कहा भाई ये है ठोस भाग, सॉलिड, और मैंने कहा 50% है क्या, रंध्रावकाश या पोरोसिटी, राइट। अब मैंने कहा जो मेरा 50% ठोस है उसमें 2 चीजें हैं, क्या है, 5% तो उसमें ये वाला है, क्या है 5% तो क्या है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, और जो 45 बच गया मेरा वो क्या है इसमें खनिज पदार्थ, मिनरल्स है। और हमने ये डेफिनेशन में भी बात की थी कि चट्टानों के व खनिज पदार्थों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है, राइट। तो 45% तो इसमें हो गया, 50 जो ठोस था ना उसमें 45 तो हो गया खनिज, 5% हो गया ऑर्गेनिक मैटर। अब भाई मेरे पास बात आ गई नीचे का 50 बच गया, इसको मैंने भाग दिया 2 भागों में, 25 और 25। 25 इसमें हो गया एयर और 25 इसमें हो गया वाटर। अब ऐसा नहीं है कि 25-25 फिक्स ही होते हैं, एयर और वाटर अलग अलग सोइल से जैसे जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो अलग अलग हो सकता है एयर हो गई 37 और वाटर हो गया थोड़ा कम, हो सकता है एयर हो गई 40, वाटर हो गया 10, हो सकता है वाटर हो गया 40 और एयर हो गई 10। पर बेस्ट जो सोइल्स है ना, अच्छी मृदाएं जो है ना, उनमें 50-50 होना चाहिए, तो वो बेस्ट सोइल्स रहेंगे कि उसमें पोरोसिटी भी अच्छी रहेगी। भाई देखो मृदा में अगर रंध्रावकाश उचित रहेगा ना, अब ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना BD-PD, तब इतने प्यार से समझाऊंगा कि रंध्रावकाश को कैसे गिनते हैं, क्या मैटर है, कहाँ मैटर करता है। अगर टिलेज करूंगा तो बढ़ेगा घटेगा, और क्यों बढ़ेगा घटेगा वो कभी तुमने पढ़ा नहीं होगा, पर मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये समझ में आ गया सोइल कंपोनेंट्स। अब इसको मैं यहाँ से समझा देता हूँ एक बार और। सोइल कंपोनेंट्स मृदा घटक, ठीक है, मेनली 4 होते हैं, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स। 50-50 हो गया, 50 सॉलिड, 50
पोरोसिटी, सॉलिड और पोरोसिटी। 50 के अंदर 2 हो गए, 45 प्लस 5, 45 तो हो गया मिनरल्स, 5 हो गया ऑर्गेनिक मैटर। इसमें 50 के 2 हो गए 25 25, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म। अब आगे देखते हैं सोइल पार्टिकल्स या सोइल सेपरेट क्या होते हैं। मृदा कण किसे कहते हैं? सोइल पार्टिकल या सोइल सेपरेट या मृदा कण किसे कहते हैं? मृदा का जो सिंगल पार्टिकल होता है ना वो 2 mm से कम होएगा हमेशा, लेस देन 2 mm। साइज कितनी होती है? 2 mm से कम का जो होता है ना उसको मृदा कण कहते हैं। अब भाई 2 mm से ऊपर चला गया उसको क्या फिर मैं और क्या कहूँगा? तो उसको क्या कहूँगा मैं? उसको कह सकते हैं अपन पेड़ या क्लाउड का नाम सुना आपने, या अपन अपनी भाषा में बात करें तो डगड़, उसको क्या बोलते हैं यार डगड़ को? उसके लिए एक शब्द यूज होता है ढेला, ढेले, वो ढेलों में आ जाएगा, वो पार्टिकल में नहीं ढेलों में चला जाएगा। पैड्स, क्लाउड्स ये होते हैं ढेलों के प्रकार होते हैं, ठीक है। पर अगर 2 mm से छोटा कण है मृदा का, 2 mm से छोटा कण है तो वो क्या कहलाएगा? सोइल पार्टिकल कहलाएगा। इससे बड़ा है तो वो अलग श्रेणी में चला जाएगा। अब पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटे जो पार्टिकल है वो होते हैं क्ले, काली मृदाएं जो बिल्कुल बारीक 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 होते हैं वो होते हैं क्ले। और क्ले की साइज कितनी होती है? लेस देन 0.002 mm से कम होती है। क्ले की साइज क्या होती है? 0.002 mm से। उससे बड़े होते हैं सिल्ट। कौन से होते हैं? सिल्ट। और सिल्ट में देखो यहां से शुरू होगी 0.002 से लेके 0.02, एक जीरो कम कर दिया मैंने, राइट, एक जीरो कम कर दिया, ये हो गए सिल्ट की। फिर सबसे मोटे होते हैं सैंड। सैंड कौन से होते हैं? 0.02 से, ये वाला लास्ट लिया मैंने, 0.02 से 2 mm तक के। और 2 mm से छोटे हैं वही तो पार्टिकल्स करा रहे हैं। अब इससे बड़े गए वो तो पार्टिकल्स में आएंगे नहीं, वो तो किस में चले जाएंगे? पैड एंड क्लाउड्स में चले जाएंगे, राइट। तो ये जो सोइल क्लासिफिकेशन है ये एक बार जूम करता हूँ, ध्यान से देख लो इसको। इसको जब डीपली पढ़ूंगा ना तो इसमें और भी चीजें ऐड होगी। अभी मैंने पार्टिकल समझा रहा हूँ कि मृदा का कण क्या होता है। मृदा हमने देख ली क्या है, मृदा का कण क्या है, फोरोस्लाइस क्या है। 1 हेक्टेयर की 0 से 15 सेंटीमीटर की जो मृदा है फोरोस्लाइस कहलाती है। और वजन कितना होता है? 2.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 kg पर हेक्टेयर, राइट। अब ये 3 प्रकार के थे। क्ले सबसे छोटा होता है क्ले, 0.002 mm से कम। फिर होता है सिल्ट, 0.002 mm से लेके 0.02 mm तक। फिर होता है सैंड, 0.02 से लेके 2 mm तक, राइट। आगे चलते हैं भाई। अब है समझने की और शानदार चीजें, टर्मिनोलॉजी। एक वर्ड है कोएशन, COHESION। क्या है? कोएशन। कोएशन क्या कहेंगे इसको अपन? कोएशन। हिंदी में बोले तो ससंजन बल। क्या बोलते हैं? ससंजन बल, नाम सुना होगा। कोएशन कोई नहीं है, इसको याद कैसे करना? देखो ससंजन बल कहेंगे किसको? समान समान कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। सेम पार्टिकल्स है, जैसे ये सोइल का पार्टिकल है, ये भी सोइल का पार्टिकल है कोई, इन दोनों के बीच में आपस में जो आकर्षण बल लग रहा है चिपकने के लिए, जो आपस में एक दूसरे को ये खींच रहे हैं, जो ग्रेविटी जो इनको लग रही है, आकर्षण बल जो इनको लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ससंजन बल। ससंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोएशन। अब कोएशन इंग्लिश में याद रखना आपको, व्हाट इज कोएशन। तो कोएशन क्या होता है? समान कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अब इसको याद कैसे रखना है? देवी और सज्जन भूल जाते हैं, आपको रीले तो याद रहती है सारी चीजें, मेरी क्लास याद नहीं रहती, ठीक है। तो कोएशन मतलब कौन है? कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई नहीं है, मतलब अपने ही अपने हैं सारे भाई, सब तुम भी मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, तो कोई नहीं है अपने बीच में, अपने अपने हैं, कोई नहीं है बीच में, अपने ही अपने हैं। समझ रहे हो चीज को? सेम। अब वो सेम हो सकता है 2 वाटर के पार्टिकल हो, या सपोज दैट एक जल का कण है, दूसरा भी जल का अणु है, और दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, तो वो किस बल से चिपके हुए हैं? कोएशन से। हो सकता है 2 सेम सोइल का पार्टिकल आपस में आकर्षण करते हैं एक दूसरे को, कोएशन बल होता है। कोई नहीं है, सेम है, मतलब समान 2 चीजें हैं आपस में चिपकी हुई है, 2 पार्टिकल है, ठीक है। एक मिनट छोड़ो, बाद में देखेंगे फोन। जैसे सेम का सीधा ये रिमोट है, ये भी रिमोट है, दोनों सेम है, और ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, आकर्षण बल कर रहे हैं, तो वो हो गया कोएशन या ससंजन बल। और ये किस में होता है? स्मॉल पार्टिकल्स में होता है। दूसरा देखो अब एडेशन, ADHESION, एडेशन। एड का मतलब समझ रहे हो? ऐड कौन करता है आके? ऐड क्या करते हैं? बाहर से कोई चीज आ रही है, ऐड कर रहे हैं, तो बाहर का मतलब समझ रहे हो? 2 अलग अलग, बाहर का आ गया, एक रिमोट था, एक पेंसिल आ गई, दोनों आपस में चिपक रहे हैं,
दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसको क्या बोलूंगा, एडेशन, राइट, एडेशन। आसंजन बल, हिंदी में क्या बोलूंगा, आसंजन, भिन्न भिन्न कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। जैसे एक पार्टिकल था यहाँ पे सोइल का और एक पार्टिकल था वाटर का, ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्या वजह रही, क्यों है, वो सारा मैं डीपली बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि व्हाट इज कोएशन। कोएशन कोई नहीं है, सेम सेम है, मतलब समान कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कोएशन या ससंजन बल। फिर आता है एडेशन, एड, इसको हिंदी में बोलेंगे आसंजन बल। एडेशन मतलब एड हो रहा है कोई बाहर से आके, मतलब दो अलग अलग पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाला आपस में आकर्षण बल क्या कहलाता है, एडेशन। इसको ऐसे समझो, ये सोइल का पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है, दोनों आपस में चिपक रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा, एडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एडेशन कहलाएगा, राइट। उसके बाद में देखते हैं, यहाँ तक क्लियर। ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा तुम्हें इतना डीपली से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ। अगर क्लास अच्छी लगे, मज़ा आ रहा हो ना सेशन में, तो यार लाइक शेयर कर देना, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की क्लास में मैंने कहा था कि 10,000 लाइक्स चाहिए मेरे को। तुम है ना मेरी बेइज्जती इतनी करवाते हो यार। वो तो ठीक है, किसी ने कहा नहीं अभी मेरे को, मैंने एक चीज़ कही थी कि मेरे को 10,000 लाइक्स चाहिए इस पर और 10,000 कमेंट्स चाहिए। अब मैं कैसे मुँह दिखाऊँ, 10,000 लाइक कमेंट तो छोड़ो, 10,000 व्यूज़ भी नहीं हो इस पर। और मैंने वो इसलिए कहा था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना गला घिस रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के काम आ जाए, क्योंकि मैं फ्री दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक बच्चा पढ़े और 100 बच्चे पढ़े और 1 लाख बच्चे पढ़े ना, मेरे को मेहनत उतनी करनी पड़ती है। तो ये है ना, मेरी मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, तो यार बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए। शेयर कर देना बिना कहे, बहुत प्यारे बच्चे हो, मेरे को पता है। बच्चे क्या हो, मेरे भाई बहन हो, हम एक अच्छे टीचर की तरह आपके लिए मेंटर, गाइड, भाई, दोस्त सब बनता हूँ मैं। हर तरीके की बात करता हूँ सबसे, जो मेरे से पर्सनली जुड़े हैं ना, बिल्कुल फुल्ली माइंड खुले हुए। जो भी दिक्कत होती है ना, पर्सनल दिक्कत तक बच्चे मेरे को बताते हैं, भैया ये दिक्कत है, फलाना का ऐसे लड़ाई हो गई, ऐसा मैटर हो गया, मैं इस मामले में फंस गया, कैसे निकलूँ। तो ठीक है, टीचर सब हैं पर सेम, क्योंकि मेरी और आपकी एज में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एज डिफरेंट हो सकता है, आपकी 2004 हो, 2003 हो, 2005 हो, और मेरी 2001 का है, 2000 है, ठीक है। तो ज़्यादा गैप डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ क्या क्या दिक्कतें आती है। कुछ चीज़ें होती हैं अपन भाई के साथ शेयर नहीं कर सकते, पिताजी के साथ शेयर नहीं करते, मम्मी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अपने को एक ट्रस्टेबल पर्सन चाहिए होता है जो अपने को सही सजेशन दे सकें। और मैंने जो है ना, मेरी कॉलेज लाइफ में जितने आप सोच रहे हो ना, उससे डबल तिबल 4 गुना कर्मकांड किए हुए हैं सारे। तो मुझे पता है किस सिचुएशन से किस हिसाब से निकलना है, कहाँ पे क्या निर्णय लेना ठीक रहेगा, क्या सही है गलत है, उतना नहीं, पर तुम्हारे लेवल का तो पता है मेरे को। तो सही है ना, अगर खुल के चलो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं भटक जाता हूँ। पर यार ये अब की बार बेइज्जती मत करवा देना, तुम क्लास को ठोक के शेयर कर दो। कोएशन समान समान कणों के बीच, एडेशन डिफरेंट के बीच में आकर्षण बल। अब देखो अगली टर्म, एडजॉर्प्शन। एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ए और डी है एडजॉर्प्शन, और यहाँ पे है ए और बी एब्जॉर्प्शन। दोनों बहुत क्लोज टर्म है, पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सोइल साइंस के। आगे जब पढ़ेंगे ना, निर्माण, वेदरिंग वगैरह, वहाँ पे काम में आएगी अपने। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की बात करते हैं पहले, ए डी, एडजॉर्प्शन की, क्योंकि अपने ऊपर जो था ना एडिशन, एड का मतलब हो रहा था बाहर का, डिफरेंट हो रहा था। अब इसमें देखो क्या है मतलब, देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑन आउटर सरफेस। एडजॉर्प्शन का मतलब है आउटर सरफेस, बाहरी सतह पर सोइल के कण के ऊपर पानी का अवशोषण। अब इसको समझना, कोई भी ये सतह है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है, और इसकी जो ऊपर की सतह है जिसमें मैं पेन चला रहा हूँ, वहां पे किसी चीज का आके जम जाना, धूल का जम जाना, क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। एड का मतलब वहां पे कोई बाहर का आ रहा था, पर बाहर का आ तो रहा है, पर उसको हमने इतना हक नहीं दिया कि वो अंदर आ जाए अपने परिवार में। वो क्या, तो भाई बाहर डंडा है ना, हमारे मकान की बाउंड्री है, वहीं पे चिपक के देख ले, वहां पे चिपक जाए, या धूल हो गई, उसको एडजॉर्प्शन कहेंगे। सीधा सा समझो, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। एक्यूमुलेशन मैं समझा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। ये माउस है, अब मैं इस पे 2 टर्म आपको अप्लाई करूंगा। इस पे पहली करूंगा कौन सी, एडजॉर्प्शन, और दूसरी एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब इसकी जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पे धूल के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट के जो पार्टिकल हैं, वो आके एक्यूमुलेशन हो गए, इकट्ठा हो गए। बाहरी सतह पे जो अपने मेल जम जाता है ना, मेल, ठीक है, गंदगी, उसको अपन कह सकते हैं एडजॉर्प्शन। एड मतलब बाहर का है और बाहर ही रह गया, समझो। एक्यूमुलेशन ऑन आउटर सरफेस, बाहरी सतह पर। जैसे कि अपन इसका उदाहरण सीधा सा ले तो कोई सोइल का पार्टिकल है, ये सोइल का पार्टिकल है, और इसके, और पार्टिकल किसको कहते हैं, 2 mm से कम वाला।
ये सोइल का पार्टिकल है और इसकी जो आउटर लेयर है, ये जो सतह है, इसके ऊपर क्या नमी का अवशोषण हो गया, ऊपर अंदर नहीं गया है, इस सरफेस के अंदर नहीं गया है, सिर्फ आउटर लेयर पे, आउटर सरफेस पे आके कोई भी चीज इस पे एक्यूमुलेशन हो गई। हो सकता है वो वाटर हो सकता है वो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है वो लवण हो सकता है वो आयन हो, ठीक है, कुछ भी है वो आके इसके बाहर हो गया, उसको कहूंगा मैं एडजॉर्प्शन। अब दूसरा आता है मेरे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑन इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस के अंदर चला गया। ये धूल यहाँ तक जम रही थी ना इसके ऊपर, तब तक तो एडजॉर्प्शन कहला रही थी। क्या है? एडजॉर्प्शन, लाइक आउटर सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा था, बट ये आउटर सरफेस दिख रही है ब्राउन, इसके नीचे व्हाइट, ये सरफेस के अंदर आ गई। यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन ऑन इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस के अंदर अगर वो धूल जाने लग गई तो वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। इसका सीधा सा उदाहरण है, पौधे पानी में पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये कोई मेरा प्लांट है, मैंने इसमें न्यूट्रिएंट्स डाले, पोषक तत्व डाले जमीन पे, तो जब जमीन में मैंने इनको डाले तो ये सोइल की सतह से टच हुए बाहरी सतह पे जाके, उसको तो मैंने कह दिया क्या? एडजॉर्प्शन। पर जब सतह से इस पौधे ने जड़ों के माध्यम से इनको अंदर खींच लिया इनको, वो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया ना। पौधे पानी व पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अगर कोई पूछे कि एक पौधा है वो सोइल से वाटर को ले रहा है, तो उसमें कौन सी क्रिया हो रही है? एडजॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्प्शन? कौन सी हो रही है? एब्जॉर्प्शन हो रही है। क्यों? वो अंदर खींच रहा है उनको, आउटर सरफेस के अंदर ले रहा है, इनर सरफेस में ले रहा है, तो वो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा डीपली क्या ही बताऊँ, छोटे बच्चे तो हो नहीं। अब आते हैं अगली टर्म पे, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। बोरिंग तो नहीं हो रही बेटा क्लास? यार बोरिंग हो रही भी हो तो क्या करूँ मैं, कुछ ऐसा दिखाने का है नहीं मेरे पास कि मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट कर सकूँ। बाकी एक खुशखबरी है, मेरा फ़ोन 100% चार्ज हो गया है और अभी आएगा मज़ा। अब देखेंगे अपन क्या? रील्स नहीं बेटा, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर रखा है, अपन पढ़ेंगे अब, है ना? ठीक है। अब देखते हैं, दो टर्म है, यहाँ पे है इल्यूवेशन और यहाँ पे है आई का मतलब होता है एल्यूवेशन। हिंदी में बात करें इनका, हिंदी में क्या कहते हैं यार इनको? इल्यूवेशन और लिचिंग, और एक को तो बोलते हैं लिचिंग या क्षरण, और एक दूसरे को एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी याद आते बताऊंगा, पर इंग्लिश में सीधा समझो, लिचिंग में आप गोता खा जाओगे। पहला है क्या है? और दूसरा है आई का मतलब होता है इन। आई का मतलब अपन ले सकते हैं इन से, इनका मतलब आजा भाई अंदर आजा। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? आई का मतलब मैंने लिया, आई का मतलब एल्यूवेशन, आई मतलब इन का मतलब मैंने लिया कि अंदर आना, ठीक है, वॉश इन। और ई का मतलब मैंने लिया क्या? गेट आउट, बाहर, वॉश आउट, ठीक है। अब दो चीज है, इल्यूविएशन का मतलब होता है आउट, आउट, और वॉश आउट। अब ये क्या कह रहा हूं मैं? वॉश आउट फलाना, ई आउट, ये चीज यहाँ पे समझना। अब समझना, ई और इसको थोड़ा छोटा करता हूं, अब समझाता हूं मैं। सोइल प्रोफाइल अपन पढ़ेंगे, वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं एक चीज बताता हूं। ये मृदा है, ठीक है, ये इसका ऊपरली सरफेस हो गई, ये इसकी बीच की, ये नीचे की हो गई। अब मैंने यहाँ पे सिंचाई की और पोषक तत्व डाले, यहाँ पे पोषक तत्व थे, ये हो गए पोषक तत्व, ये हो गए आपके लवण, ये हो गए पोषक तत्व, और फलाना एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें हो गई, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या की? सिंचाई करा, इसका मतलब क्या हुआ? एडजॉर्प्शन, बाहरी सतह पे पानी लग गया, एक क्रिया तो यहाँ पे हो गई। फिर मैंने कहा यहाँ पे क्या हुआ है? इल्यूविएशन होगा, जब मैंने ज्यादा पानी दे दिया, वॉश आउट, ये जो सारे इसमें लवण वगैरह थे, पोषक तत्व थे, वो इस पानी में घुलने लग गए, और क्या? इस नीचे वाले में आ गए, यहाँ से घुल के इस नीचे वाले संस्तर में आ गए। अब ये संस्तर जो प्रोफाइल पढ़ेंगे ना, ए ओ ई बी, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ कि क्या होती है ये टर्में, क्या होती है, ठीक है। ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो घुल के नीचे आने लग गए, इसका मतलब समझ रहे हो? अब यहाँ से क्या हुआ? ये आउट हो गए, यहाँ से घुल के आउट हो गए, वॉश आउट मतलब धुल के, वॉश आउट, नीचे चले गए, तो इसको मैं कह सकता हूँ लिचिंग हो गई, क्षरण हो गया इनका, ठीक है। समझ में आया ना? इल्यूविएशन क्या होता है? ई वाली टर्म अगर आपको आती है तो उसका मतलब है कि नीचे चले गए, धुल के, आउट हो गए, यहाँ से चले गए।
बट सेकेंडरी चीज देखो, आउटर सरफेस के अंदर आ गए, एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ इनर सरफेस, यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एलुविएशन। क्या बोलूंगा बेटा, ILLUVITION, एलुविएशन। एलुविएशन का मतलब यहाँ आके इकट्ठे हो गए, आई का मतलब इन, क्या इन मतलब यहाँ आके इकट्ठे हो गए। तो ये अब जब प्रोफाइल पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। यहाँ से मैं इस चित्र से एक बार दोबारा समझा देता हूँ तुम्हें, क्योंकि आज की क्लास में ये बोरिंग चीज़ें जो हैं, आगे तो रेल बांध देंगे, सोम बांध देंगे, मजा आ जाएगा। यहाँ पे लवण, पोषक तत्व और खनिज वगैरह थे। जब पानी आया, बरसात आई, अधिकता से अधिक पानी आया, तो यहाँ पे हो गया इलुवेशन हो गया। इलू का मतलब हो गया वॉश आउट, ये बाहर चले गए, लीचिंग हो गई इनकी। और जो आइलुवेशन का होता है वॉश इन, यहाँ पे जाके ये देखो, ये सरफेस में, ये यहाँ पे अंदर जाके ये जम गए, एक्यूमुलेशन ऑफ इनर सरफेस। वॉश इन, एक्यूमुलेशन हो गया, इकट्ठे हो गए, यहाँ से तो आए थे घुल के, यहाँ पे लीचिंग हो गई और यहाँ पे आके जम गए, उसको बोलेंगे इलुवेशन। तो ई और आई वाली टर्म समझ में आ गई, इली और एल्यू, इलिविएशन, एल्यूविएशन, राइट। अब देखते हैं सबसे शानदार टर्म, अभी बहुत सारा बाकी है यार, इसमें टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं। पहले इनफिल्ट्रेशन, 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 INFILTRATION, इनफिल्ट्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्त्रवण। क्या बोलते हैं, अंतःस्त्रवण। एक तो ये अंतःस्त्रवण और इनफिल्ट्रेशन और ये परकोलेशन, ये जो दो वर्ड है ना हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, दो वर्ड हर जगह। तो इन दो वर्ड का आज है ना साला मामला ही खत्म कर देते हैं दोनों वर्ड्स का। सही दिख रहा है ना, आवाज तो सही आ रही है। एग्रोनॉमी की क्लास की तरह नहीं हो जाए, 3 घंटे की क्लास बढ़ा दी, आवाज ही नहीं आई, दिमाग खराब हो गया मेरा, तो दोबारा बनाने की इच्छा नहीं हुई फिर। क्योंकि एक बार जो चीज़ें पढ़ा देते हैं ना, दोबारा सेम चीज़ें कितना भी बेटर कर लो वो चीज़ें बता ही नहीं पाते। और मैं तो फिर मेरे तो वो दिक्कत रहती है, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उससे 100 गुना बेटर मैं पढ़ा सकता हूँ अगर मेरी क्लास ऑफलाइन हो या बच्चे सामने हो। अब यार अकेले कैमरे के सामने भूल जाता हूँ क्या क्या चीज़ें बतानी रहती है मेरे को, बहुत सारी चीज़ें मेरे को बाद में याद आती है कि यार ये चीज़ें तो मिस कर दी आज की क्लास में। कई बार तो ऐसा भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देता हूँ मैं। इसमें मेरी गलती नहीं है, अकेले कैमरे के सामने यार नहीं बोला जाता इतना लंबा टाइम, दुखी हो जाता है आदमी। अभी ये जो वीडियो है कोई पार्ट्स में नहीं बनाया हुआ, कंटिन्यू है, जितनी भी मिनट हो गई ना, जब से चालू किया था शुरू का 0.1 सेकेंड से, तब से लेकर अभी तक कंटिन्यूस बोल रहा हूँ मैं। क्या मिल रहा है मेरे को, आपका प्यार मिल रहा है, पर दे कहाँ रहे हो, कोई ना। समझ गए इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन अंतःस्त्रवण क्या होता है, एंटर ऑफ वाटर इनटू सोइल। फर्स्ट टाइम जब सोइल की सरफेस, ये सोइल की सरफेस से बरसात आई, और जैसे ही बरसात आई पहली बार जो इस सरफेस के अंदर जो पानी घुसेगा, एंटर ऑफ वाटर इन सोइल सरफेस, वो क्या कहलाएगा, अंतःस्त्रवण। क्या कहलाएगा, अंतःस्त्रवण या इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा। ये सोइल सरफेस थी, बरसात आई है, सिंचाई की, पहली बार जो पानी अंदर गया सोइल सरफेस के अंदर, उसको मैं क्या कहूँगा, इनफिल्ट्रेशन। क्या कहूँगा, इनफिल्ट्रेशन। वाटर का पहली बार सरफेस के अंदर जाना या सोइल के अंदर जाना, इनफिल्ट्रेशन। दूसरा आता है परकोलेशन। परकोलेशन को हिंदी में बोलते हैं टपकन, टपकन। परकोलेशन को क्या बोलते हैं, टपकन। इनफिल्ट्रेशन समझ में आ गया। अंतःस्त्रवण क्या होता है, अंतःस्त्रवण क्या होता है, फर्स्ट टाइम सोइल सरफेस के अंदर जब वाटर जाता है ना सीधा, उसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। सेकेंडरी टर्म आई थी अपने पास परकोलेशन, परकोलेशन को बोलते हैं टपकन। टपकन क्या होती है, देखो, डीप डाउनवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, डीप डाउनवार्ड। ये वही चीज़ देखो, अब दोबारा से अब आएगा मजा कॉन्सेप्ट समझने का। ये था सोइल प्रोफाइल, इसमें ये लवण वगैरह थे, बरसात आई, पानी यहाँ पे आ गया, फर्स्ट टाइम इसमें घुसा सरफेस पे, उसको तो मैंने क्या कह दिया, इसमें इनफिल्ट्रेशन कह दिया। इनफिल्ट्रेशन या अंतःस्त्रवण, एंटर ऑफ वाटर इनटू द सोइल सरफेस, फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम। फिर क्या हुआ, परकोलेशन क्या हुई, ये जब घुलने लग गए और इनको लेकर जब ये डीप डाउनवर्ड मतलब गहराई में जब जाने लगा, ये सोइल सरफेस पे यहाँ तक पानी आया, यहाँ पे बस यहाँ तक, इसको मैंने बोल दिया क्या, इनफिल्ट्रेशन। पर यहाँ से डीप डाउन मूवमेंट, डीप परकोलेशन किसको कहूँगा, डीप डाउन मूवमेंट। पानी क्या है, अंदर मर्दा को संतृप्त करते हुए अंदर घुस गया, इसके अंदर सीधा अंदर जा रहा है गहराई में जड़ों तक, उसको क्या कहूँगा, परकोलेशन या टपकन। डीप डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वर्टिकल, वर्टिकली वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है ना सोइल के अंदर, गहराई के अंदर, डीप डाउनवर्ड, उसको क्या कहेंगे, परकोलेशन कहेंगे। अब आगे देखो,
नेक्स्ट टर्म इसमें सीपेज, सीपेज या रिसाव, लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर। ये सोचना सीपेज क्या होता है, रिसाव क्या होता है। रिसाव, नहरी क्षेत्र देखे, नहरी क्षेत्रों में सेम की समस्या सुना है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि नहरी क्षेत्रों में सेम की समस्या होगी। तो सेम की समस्या को होती है नहरी क्षेत्रों में, देखो लेटरल का मतलब होता है साइडों में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप से, ऐसे भी और ऐसे भी। जो मृदाएं नहरी क्षेत्र के किनारे आती है वहां पे पानी भरा रहता है, उनमें देखना दलदल हो जाती है, जिसको सेम की समस्या। और दलदल कब होती है, पानी सीधा नीचे जा रहा है, उसके साथ साथ दाएं बाएं भी अंदर ही अंदर पानी फैल रहा है, उसको क्या कहेंगे, सीपेज या रिसाव कहेंगे। सीपेज या रिसाव कहेंगे। साइडों में पानी चला जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों जाता है। नहरी क्षेत्रों में जो सेम की समस्या होती है वो सीपेज के कारण ही होती है। फिर आता है रन ऑफ। रन ऑफ, सतह पर पानी का फ्रीली मूवमेंट। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या ढलान वाले क्षेत्रों में जब वर्षा बहुत हो जाएगी तो पानी क्या है, लुढ़कता रहेगा। अपन कहते हैं नाला आ गया या पानी बह के आ गया, कटाव लग गया, सोइल इरोजन हो गया, वो किससे होता है, रन ऑफ से होता है। रन ऑफ, फ्रीली वाटर का मूवमेंट, उसको कोई रोक नहीं रहा है, मृदा संतृप्त हो गई। देखो ये सोइल है, यहाँ पे पहली बार पानी आया, इन्फिल्ट्रेशन। पहली बार आते ही तो बहेगा नहीं ना, वो नहीं बहेगा ना, उसको कहूँगा इन्फिल्ट्रेशन। थोड़ी देर बरसात होती रही तो वो क्या हुआ, बहना चालू नहीं हुआ, नीचे जाने लग गया, उसको क्या बोलूँगा, परकोलेशन। फिर और तेज बरसात होती रही तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दलदल सा हो गया, पूरी मृदा संतृप्त हो गई, पानी नीचे भी चला गया, इधर उधर भी फैल गया, उसको बोलूँगा सीपेज या रिसाव। फिर और बरसात होती रही, मृदा नीचे संतुष्ट हो गई और पानी सोख ही नहीं सकती, ऑब्जर्व कर ही नहीं सकती, पानी क्या इस सतह पे गुड़ने लगेगा, फ्रीली मूवमेंट करने लगेगा, उसको बोलूँगा रन ऑफ। क्या बोलूँगा, रन ऑफ। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आती है। अब दो टर्म है, ये देखो पहले, अनसेचुरेटेड सॉइल और सेचुरेटेड सॉइल क्या होती है, संतृप्त मृदाएं क्या होती है और असंतृप्त मृदाएं क्या होती है। असंतृप्त को मैं कह सकता हूँ असंतुष्ट, असंतुष्ट या प्यासी मृदाएं, ठीक है। ये क्या होती है, ये कोई मेरा खेत है, सूखा पड़ा है, ये सूखा पड़ा है, ठीक है, और इसमें पहली बार बरसात हुई, सरफेस पे पहली बार जल आया, उसको मैंने बोला क्या, क्या बोला, अंतःस्त्रवण, इनफिल्ट्रेशन, अंतःस्त्रवण या इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन। ये होएगा असंतुष्ट मृदाओं में, असंतुष्ट मृदाओं में होएगा। दूसरा है इसमें सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल या संतृप्त मृदाएं। दो होता है, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, और सैचुरेटेड मतलब ये देखो सैचुरेटेड, सैचुरेट मतलब संतृप्त, संतृप्त मतलब संतुष्ट मृदाएं जिनमें पानी की कोई कमी नहीं है। तो इन्फिल्ट्रेशन की क्रिया किसको कह रहा था मैं, एक मिनट कैमरा चल तो रहा है ना, बहुत टाइम हो गया, बंद ना हो जाए। हाँ, इन्फिल्ट्रेशन किसको कह रहा था, मृदा में पहली बार पानी का जाना। पहली बार पानी तो उन्हीं मृदाओं में जाएगा जो प्यासी है, जो सूखी पड़ी है, उन्हीं में जाएगा ना, राइट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इन्फिल्ट्रेशन की क्रिया कौन सी मृदाओं में होगी, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मृदाओं में होगी। भाई यार मेरे को ये बताओ, ये बोतल है, इसमें फर्स्ट टाइम पानी जा रहा है ना इसकी सतह के अंदर, उसको इन्फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो ये बोतल खाली रहेगी तो इसमें जाएगा, या फुल भरी हुई है यहाँ तक तो इसमें पानी जाएगा। अगर ये यहाँ तक फुल भरी हुई है तो इसमें तो पहली वाली जो सतह पे पानी आ रहा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, समझ रहे हो। फुल भरी हुई है इसका मतलब है सैचुरेटेड है, और खाली है इसका मतलब अनसैचुरेटेड है। अब ये मैंने कहा इन्फिल्ट्रेशन की क्रिया है वो अनसैचुरेटेड सॉइल में होती है, मतलब बोतल खाली है तो ही इन्फिल्ट्रेशन होएगा, मतलब ये पानी की ड्रॉप है कोई, ये इसके अंदर फर्स्ट टाइम सरफेस, ये इसकी सरफेस है, इसके अंदर ये ऐसे जा रही है, ये पानी की बूंद है, ये इसमें ये ऐसे जा रही है, लाइक, ठीक है, ऐसे जा रही है ये सरफेस के अंदर फर्स्ट टाइम, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, खाली थी तभी तो इन्फिल्ट्रेशन की क्रिया हुई। और इन्फिल्ट्रेशन किसको कह रहे हैं, पानी की बूंद का सरफेस के अंदर पहली बार जाना, राइट। दूसरी हमने पढ़ी क्या, परकोलेशन, सीपेज और रन ऑफ। परकोलेशन मैंने बताया डीप डाउन मूवमेंट, डीप डाउन मूवमेंट, डीप डाउन मूवमेंट तब होएगा जब इसकी पानी की ऊपर की जो सतह है ना वो संतुष्ट हो जाएगी। इसका मतलब संतुष्ट हो गई मतलब ये भर गई, संतुष्ट हो गई मतलब भर गई, सैचुरेटेड हो गई, तब जाके इसमें परकोलेशन होएगा, सीपेज होएगा। दलदल भी तभी होएगा जब ये पूरी भरी हुई है, मृदा संतुष्ट हो गई, बिल्कुल पानी खींचने की मेरी इच्छा ही नहीं है, तब फिर पानी आया रहा है ना उसमें, तो उसमें सीपेज होएगा। और रन ऑफ, पानी भी तभी, इसमें से पानी कब बिखरेगा मेरे को ये बताओ, ये फुल भरी हुई है और फिर भी पानी आया जा रहा है, मतलब ये मेरी सोइल है, सोइल की सरफेस है, ये सोइल है, ये फुल सैचुरेटेड है, संतृप्त है पानी से, कि जिसका पानी जितना सोख सकती थी इसने सोख लिया, अब पानी आए जा रहा है, तो फिर क्या होएगा, परकोलेशन होएगा, अंदर जाने लग जाएगा पानी, फिर भी पानी आया जा रहा है तो फिर क्या होएगा, सीपेज होएगा, अंदर तो जा ही रहा है,
दाएं बाएं भी जाएगा और दलदल हो जाएगा। फिर भी पानी आए जा रहा है तो क्या होगा, पानी बिखरने लग जाएगा, बाहर आने लग जाएगा, मतलब फ्रीली मूवमेंट हो गया, लुढ़कने लग गया पानी। तो ये जो 3 क्रियाएं हैं कौन कौन सी, परकोलेशन, सीपेज और रन ऑफ, ये किस में होती है, सैचुरेटेड सॉइल में होती है। जबकि एक जो क्रिया है कौन सी, इनफिल्ट्रेशन, पहली बार पानी का आना, वो अनसैचुरेटेड सॉइल में होती है। अनसैचुरेटेड समझ गए क्या हुआ, प्यासी या सूखी या जिसको नमी नहीं है वो अनसैचुरेटेड, और जो संतुष्ट है, संतुष्ट होने के बाद ही तो पानी नीचे जाएगा, परकोलेशन होएगा, और संतुष्ट होने के बाद ही तो दलदल होएगा। भाई यार सीधा सा समझाऊं मैं, इनको हटाता हूँ, अब सीधा सा समझो बहुत प्यार से। ये मेरा खेत है, ये मैंने फर्स्ट यहाँ पे एक फंवारा लगाया और मैंने सिंचाई करना चालू करी। मृदा बिल्कुल सूखी थी, पहली बार जब सिंचाई की पानी आया, पहली बार अंदर जाने लगा सरफेस में, इसको मैंने कहा इनफिल्ट्रेशन। इस टाइम मेरी सोइल क्या थी, अनसेचुरेटेड थी, असंतृप्त थी, इसलिए इसमें ये क्रिया हो गई इनफिल्ट्रेशन की, राइट। थोड़ी देर फंवारा चलता रहा सेम जगह, 2 घंटे हो गए भाई, ऊपर की जो इनफिल्ट्रेशन की क्रिया कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या होगा, परकोलेशन स्टार्ट हो गया। परकोलेशन मैंने क्या बताया था, डीप डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर, अंदर पानी का जाना। परकोलेशन स्टार्ट हो गया, पानी अंदर जाने लग गया, और जहाँ पे जो खनिज पदार्थ वगैरह थे वो इसमें घुल के नीचे जाने वाले लग गए, जिसको मैंने बताया था ऊपर क्या कहते हैं, राइट, घुल के अंदर जाने लग गए। ई वॉश आउट, ई इलुविएशन, वॉश आउट, और एक था एलुविएशन, और नीचे के संस्तर में जाके अगर वो जम गए, एक्यूमुलेशन हो गया, तो ये हो गया आइलुविएशन, राइट। उसके बाद में ये जब जाने लगे नीचे, ये कब जाने लगे, जब ये ऊपर की परत संतुष्ट हो गई थी, पानी पूरा धाप गई थी, ये पेट भर गया था, तब नीचे जाने लगे। जब ये धाप गई, इसका पेट भर गया, उसको मैं बोलूँगा सैचुरेटेड सोइल या संतृप्त मृदा। फिर भी मैंने रोका ही नहीं, हमारा नीचे भी जाने लग गया, पूरा डन हो गया। फिर उसके बाद में आता है सीपेज। सीपेज में क्या हुआ मेरे साथ, पानी पहले तो नीचे जा रहा था, अब साइडों में भी जाने लग गया, दलदल हो गया, ऊपर पैर गचने लगे। देखा फंवारा ज़्यादा चलता, फंवारे के नीचे जाते हैं, चप्पल अपनी धंस जाती है, वो दलदल हो जाता है, सीपेज जैसी समस्या हो जाती है। फिर भी चलो ठीक है, सीपेज हो गया, दलदल हो गया मृदा में, फिर भी फंवारा चलाता रहा मैं। 4 घंटे हो गए, 4 घंटे बाद क्या यहाँ पे पानी भरने लग जाएगा, और जिधर ढलान है ना उधर पानी का फ्रीली मूवमेंट हो जाएगा, जिसको रन ऑफ कहेंगे। तो ये जो तीनों क्रियाएं वो हो रही है सैचुरेटेड सॉइल्स में, सैचुरेटेड सॉइल में, और ये जो एक क्रिया है वो हो रही है असैचुरेटेड सॉइल में। ठीक है, अब देखते हैं 2 टर्म और बच रही है अपने पास। पहली है इवोपोरेशन या वाष्पीकरण, पहली है वाष्पीकरण, दूसरी है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। अब 2 चीजें, वाष्पीकरण, हिंदी में भी समझा देता हूं, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। समझना प्यार से इसको। इवोपोरेशन, नॉन लिविंग सरफेस से वाटर का हीट फॉर्म में आके उड़ जाना या नुकसान हो जाना, क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। वाष्पीकरण किसको कहूंगा बेटा, वाष्पीकरण, वाष्प बन के उड़ रहा है पर नॉन लिविंग सरफेस से। ये मेरा गैस का चूल्हा है, ये ओवन है, इसमें पानी भरा हुआ है, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, ये गैस बन के उड़ रहा है, नॉन लिविंग सरफेस से उड़ रहा है, इसको मैं क्या कहूँगा, इवोपोरेशन या वाष्पीकरण, इवोपोरेशन या वाष्पीकरण। बट ये मेरा कोई प्लांट है, इसकी ये पत्ती है, ये इसकी पत्ती है, ये प्लांट है, ये इसकी पत्ती है, इसमें क्लोरोफिल है, धूप हो रही है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और फिर पानी उड़ रहा है, उसको मैं क्या कहूँगा, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। लिविंग सरफेस से जल का उड़ना, लिविंग सरफेस से, जैसे आदमी है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पसीना आ रहा है, वो क्या है, लिविंग सरफेस से पानी का नुकसान हो रहा है वाष्प फॉर्म में, और बाहर आके वो पानी के रूप में बना है, उसको मैं बोलूँगा ट्रांसपिरेशन। या कोई पौधा है, वो पानी को उड़ा रहा है, पौधे के द्वारा पानी का नुकसान हो रहा है ना जमीन से, वो हो रहा है ट्रांसपिरेशन। या फिर मेरा कोई वाटर पॉन्ड है, वो भरा हुआ है, या समुद्रों से जो पानी उड़ता है ना, बादल बनते हैं, वो वाष्पीकरण द्वारा होता है, इवोपोरेशन होता है, ना कि ट्रांसपिरेशन। जबकि जो प्लांट्स आपके हैं वो पानी को उड़ाते हैं ना पत्तियों के द्वारा, हरे भागों के द्वारा, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो समझ गए होंगे, बहुत प्यार से टर्म में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी टर्म्स आई हैं। इवोपोरेशन या वाष्पीकरण का मतलब होता है बेटा नॉन लिविंग सरफेस से वाटर का गैस फॉर्म में नुकसान होना या उड़ जाना, और ट्रांसपिरेशन होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण, करण जो हो रहा है ना, करण क्या हो रहा है, नॉन लिविंग से हो रहा है, पर जो उत्सर्जन जो हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना, उत्सर्जन जो है ना, वाष्पोत्सर्जन, हिंदी में पढ़ना, देखो वाष्पोत्सर्जन, पीछे क्या आ रहा, सिंधि विच्छेद कर लो, पैडोन की तरह, पैडोन प्लस लॉजी, पैडोन सबसे छोटी इकाई, मतलब मृदा के बनने का अध्ययन, एडोफोलॉजी मतलब पादपों के साथ सह संबंध। अब इसको देखो, वाष्पो उत्सर्जन,
मेरे को एक चीज़ बताओ, उत्सर्जन जो होता है, क्या ये पेन उत्सर्जन कर सकता है? नहीं। उत्सर्जन कौन करते हैं? जीव, सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सजीव है, लिविंग सरफेस। अगर लिविंग सरफेस कोई चीज़ छोड़ रही है उसको मैं उत्सर्जन कहूँगा, वाष्पोत्सर्जन। और वाष्प का मतलब गैस, पानी, वाष्प नहीं कहते अपन, वाष्प, वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब उत्सर्जन हो रहा है मतलब लिविंग सरफेस से हो रहा है। और इधर करण, वाष्प का उड़ रही है वाष्प बन के, वाष्पीकरण हो रहा है, तो नॉन लिविंग सरफेस। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब महत्वपूर्ण चीज, पहले मेरे को इस पेज को पहले पढ़ाना चाहिए था पर कोई बात नहीं, मेरे को याद नहीं आया। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, यह है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से चालू हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। और क्या नारा दिया था? स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं वर्ष 2014 को, वर्ष 2014 को FAO जो है रोम इटली अपना, उसने मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया है, मृदा स्वास्थ्य वर्ष, सोइल हेल्थ ईयर 2014। उसके बाद में देखो 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल सोइल ईयर, इंटरनेशनल सोइल ईयर 2015। और सोइल हेल्थ ईयर, ठीक है, 2014, 2015 क्या सोइल इंटरनेशनल ईयर है। उसके बाद में देखो विश्व मृदा दिवस, सोइल डे, वर्ल्ड सोइल डे 5 दिसंबर, 5 दिसंबर वर्ल्ड सोइल डे कब का आता है? 5 दिसंबर का, 5 दिसंबर। फिर है IISS, IISS का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? भोपाल MP में है, कहाँ पे है? भोपाल MP में। फिर है CSSRI, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी, केंद्रीय मृदा लवणता, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। अब आता है सोइल फॉर्मेशन या मृदा निर्माण। इतनी चीजें मैंने इसलिए बताई है, अब मजा आने वाला है आपको। ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी क्लास, क्योंकि अगली क्लास से अपन डायरेक्ट शुरू करेंगे। चल रहा है योर बैटरी सेवर, कोई नहीं कोई नहीं, मैंने सोचा आज फिर मेहनत खत्म इतनी देर की। दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। वेट ए मिनट, अब ये नया टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण। इसके कारकों को अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन मृदा निर्माण पढ़ेंगे डायरेक्ट, और सोइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, और फिर तो दम 2 क्लास में मैं पूरा सिलेबस खींच दूंगा आपको, और इतना प्यार से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई है आपके यहाँ पे। अब देखें सोइल फॉर्मिंग किसको बोलना, फॉर्मिंग का मतलब बनना, मृदा का निर्माण या मृदा का बनना। किस में अध्ययन करेंगे इसका? किस में करेंगे? पेडोलॉजी में। रॉक्स और खनिजों की वेदरिंग से मृदाओं का निर्माण होता है। रॉक्स मतलब चट्टानें, और खनिज मिनरल्स जो हैं उनकी वेदरिंग, अपक्षय जो होता है उनका घिसाव जो उनका होता है, टूटना जो होता है, उसकी वजह से चट्टानें मृदाएं बनती है। और उसके लिए 3 कारक जिम्मेदार है, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। भाई ये कोई भी मिनरल है और ये कोई भी रॉक है, अगर इनका वेदरिंग हो रहा है तो उसके लिए 3 चीजें जिम्मेदार होगी। एक तो हो सकता है भौतिक कारण, कोई इन पे फिजिकल प्रेशर लग रहा हो सकता है बायोलॉजिकल, कोई सूक्ष्म जीव या ऐसा कुछ क्रिया हुई हो जिससे टूटने को मजबूर हो सकता है केमिकल, वहाँ पे ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शन हुई हो अधिक ताप और अधिक दाब के कारण, जिसके कारण इनको टूटना पड़ा। तो 3 रीजन्स होते हैं मेनली वेदरिंग ऑफ रॉक्स के, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर। उच्च ताप और उच्च दाब पे लंबे टाइम के बाद में जब ये तीनों कारक होते हैं तो मृदाओं का निर्माण होता है। अब देखो, जेनी नाम का वैज्ञानिक था, जेनी, JENNY, जेनी नाम का वैज्ञानिक था जिसने 1914 के अंदर गिव द फुल इक्वेशन ऑफ सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, उसने क्या बताया? पूर्ण रूप से सोइल जो है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को समझाया। किसने? जेनी ने। जेनी नाम का वैज्ञानिक था जिसने समझाया था। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन था? VV डोकुचेव। ठीक है, उसने 5 फैक्टर दिए। कौन कौन से दिए? 5 फैक्टर समझो इसको, यहाँ पे समझाता हूँ इसको। 5 फैक्टर जो दिए जेनी ने उनको, फिर क्लास का खत्म करेंगे। 5 फैक्टर दिए किसने? जेनी ने। किसके? मृदा निर्माण के, सोइल निर्माण के फैक्टर। तो मैं इनको कह सकता हूँ सोइल फैक्टर्स, SF बराबर 5 कौन कौन से दिए? देखो, Cl, B, फिर उसके बाद में R, उसके बाद में P और उसके बाद में T।
5 फैक्टर उसने दे दिए कि ये 5 चीज़ें होती है तो मृदाओं का निर्माण हो जाता है। ये 5 कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। CL यानी क्या होता है? क्लाइमेट। CL यानी क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें आती है? मृदा निर्माण के कारकों में 5 कारक हैं और ये बड़े क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत महत्वपूर्ण है ये मृदा निर्माण के कारकों में। तो मृदा निर्माण के कारकों को जेनी ने 5 कारक दे दिए। पहला दिया उसने CL मतलब क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है तापमान, वर्षा, नमी। तापमान, क्लाइमेट में ये चीज़ें आती है। एग्रोनॉमी में मैंने बताया था मौसम, वेदर, टाइमिंग, ये तो तापमान, वर्षा और नमी, ये तीनों भी मृदा को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से मृदा बन रही है। क्योंकि पढ़ी क्या रहे हैं? सोइल फॉर्मेशन फैक्टर्स पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद में है बी का मतलब होता है बायोस्फीयर। बी का मतलब है बायोस्फीयर या जैवमंडल। भाई जैवमंडल भी बहुत अच्छे तरीके से मृदा को प्रभावित करता है। मृदा में अगर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति है तो बेस्ट मृदा बनेगी। इसमें सूक्ष्म जीव, जंतु और अपण आते हैं, अपण भी इसको प्रभावित करते हैं। आर का मतलब था क्या? आर का मतलब है रिलीफ एंड ट्रोफोग्राफी। रिलीफ एंड ट्रोफोग्राफी, स्थलाकृति या ढलान, स्थलाकृति या ढलान भी इसको प्रभावित करती है। पी का मतलब था पेरेंटियल मैटर, पैतृक पदार्थ। जैसा पैतृक पदार्थ रहेगा, अम्लीय चट्टान थी तो उससे अम्लीय मृदाएं बन जाएगी, क्षारीय चट्टान थी तो उससे क्षारीय। वो अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के अंदर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। वेदरिंग ऑफ रॉक्स के 3 मेनली फैक्टर हैं, कौन कौन से? केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। ठीक है। उसके बाद में है टी का मतलब होता है टाइम। टी का मतलब होता है टाइम। तो दोबारा देखो ना, 5 फैक्टर दिए उन्होंने जेनी ने। सॉइल फैक्टर्स, पहला था क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर क्या क्या प्रभावित कर सकता है? तापमान, वर्षा और नमी। दूसरा था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या क्या कर सकता है? जैवमंडल, जीव जंतु। आर यानी हो गया रिलीफ एंड ट्रोफोग्राफी मतलब ढलान। पी यानी पेरेंटियल मैटर। टी यानी टाइम, समय भी उसको देखेगा कि कितने समय में बन रही है, कम समय में बन रही है, ज़्यादा समय ले रही है तो किस हिसाब से बन रही है। ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आगे चलते हैं। अब एक वैज्ञानिक था जोफे। कौन था? जोफे ने 1949 में सोइल फैक्टर्स को सोइल फैक्टर्स को 2 भागों में बांटा। उसने तो जेनी ने तो कह दिया कि 5 कारक है जो मृदा निर्माण के प्रभावित करते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, जेनी ने तो कह दिया क्या कि 5 कारक है। कौन कौन से 5 कारक है? क्लाइमेट, बायोस्फीयर, ट्रोफोग्राफी, पेरेंटियल मैटर और समय। ये 5 कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। पर जोफे आया, उसके बाद जोनी के बाद कौन आया? जोफे आया। और जोफे ने कहा इन 5 भागों को 2 भागों में बांट देता हूं मैं। पहला हो गया एक्टिव और दूसरा होगा पैसिव। एक्टिव फैक्टर्स कौन से? सक्रिय कारक। सक्रिय कारक जो इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं या सक्रिय होते हैं, उसमें उसने 2 को डाल दिया, पहला और दूसरा। क्लाइमेट और बायोस्फीयर, ये दोनों सक्रिय कारक है। क्लाइमेट भी आपको अगर कहूँ तो लिविंग में आ गया और बायोस्फीयर भी लिविंग में आ गया। और ये जो 3 बचे ना, अब कुछ कुछ जगह में इस टाइम को है ना उसमें डाल रखा है अपरिवर्तनशील में, बट अभी मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ उसमें निष्क्रिय कारक में आएगा। आर यानी रिलीफ एंड ट्रोफोग्राफी, स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ, पेरेंटल मैटर। और टी यानी टाइम या समय। इन तीनों को डाल दिया निष्क्रिय कारक में। अब मेरे बोलने की हिम्मत नहीं रही है, पानी भी खत्म। कोई नहीं, फ़ोन नहीं बंद हो जाए बस, मेरे को यही टेंशन है। कैमरा तो ख़राब हो ही गया मेरा, एक आर्ट हो गया। ठीक है। मृदा निर्माण के कारक मैंने बताया आपको। मृदा निर्माण के कारकों में 5 थे जो कि जेनी ने दिए थे। कौन कौन से? क्लाइमेट, बायोस्फीयर, ट्रोफोग्राफी, पेरेंटियल मैटर और समय। फिर जेनी आया, जेनी ने कहा इनको 2 भागों में बांट देता हूँ, सक्रिय और निष्क्रिय। इन दोनों को तो इसने लिख दिया एक्टिव फैक्टर्स और इन तीनों को लिख दिया इसने पैसिव फैक्टर्स या निष्क्रिय कारक। ये हो गया मृदा निर्माण के कारक। अब आपका जो अगला टॉपिक है, सीधा शुरू करेंगे सोइल प्रोफाइल से, मृदा परिच्छेदिका। और इतने प्रेम से, इतने प्यार से मैं पढ़ाऊंगा मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, कटान, खंड ए, बी, सी, ए, ओ, ई, ट्रू सोइल, रिगोलित, रिगोसोल, सारा पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें रह गई देखते हैं। ये आज वाली क्लास में मज़ा आया नहीं आया? थोड़ी बोरिंग हो गई क्लास है, ऐसे कह रहे हैं बच्चे मेरे को। हमने इसमें पढ़ लिया सोइल के बारे में, पढ़ लिया लैटिन वर्ड वगैरह, फेरोसोइल्स, पेडोलॉजी, एडोफोलॉजी पढ़ लिया, सोइल जेनेसिस में मृदा निर्माण के कारकों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों का व खनिजों का वर्गीकरण। और मृदा निर्माण के कारक मैंने बढ़ा ही दिए, सक्रिय और निष्क्रिय कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये जब ये टॉपिक पढ़ूंगा उसमें, मतलब लगभग 3rd क्लास में। 2nd क्लास में क्या क्या देखेंगे, मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल, सोइल के भौतिक गुण,
ये 3 और ये 4। अगली क्लास जो है ना बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी धांसू क्लास होने वाली है क्योंकि उसका मैंने टाइप करवाया मैटर। उसमें क्या पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉइल डेंसिटी जिसमें पार्टिकल डेंसिटी एंड बुल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी जिसको कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी को, और सॉइल कलर, मुंसेल कलर चार्ट। ये टॉपिक्स अपन करने वाले हैं सेकंड क्लास में, और वो सेकंड क्लास आपको मिलेगी इस क्लास पे। जो मेरी इच्छा है, जो हॉर्टिकल्चर की इच्छा थी वो पूरी होएगी तब। फिर थर्ड क्लास बचेगी, उसमें अपन पढ़ लेंगे ये चीज़ें, 2 तो ये टॉपिक, थोड़ा बहुत ये इसी में कवर करवा दूंगा मैं इसको, ये 2 तो ये, और ये 3-4 टॉपिक बच रहे हैं वो थर्ड क्लास में। ऐसे करके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 डे चैलेंज सोइल साइंस को अपन जीरो से लेके, बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट करवा दूंगा, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच मेरे सारे भाइयों को, देवियों को, सज्जनों को, बहनों को, जो भी हैं मेरे यार दोस्त, जो भी हो आप, जो भी मानते हो, ठीक है, बच्चे, शिष्य, ठीक है, शिष्य कहना थोड़ा अजीब लगता है मेरे को क्योंकि मैं खुद भी शिष्य हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, और जिसने एंड तक क्लास देखी है वो अपने खुद के कॉलेज का नाम मेरे को लिख देना कि मैं उस कॉलेज से हूँ, और हॉर्टिकल्चर की क्लास से देख लिए तो लिख देना हॉर्टिकल्चर इज़ डन, ताकि मेरे को पता चले एंड तक कौन देखता है और किस किस को सेकंड क्लास का वेट है। पर्सनली कमेंट करना मेरे को, मैं एक एक के कमेंट पढ़ता हूँ, जो सबसे बेस्ट कमेंट रहेगा उसको मैं करूँगा पिन। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पर कब? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। ओके देन बाय, टाटा, लव यू।